नमस्कार। आज हम वसंत भाग 3 कक्षा 8 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज की हमारी कविता का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। यह कविता जया जादवानी जी द्वारा लिखी गई है। कविता का सार। उपर्युक्त कविता में कवयित्री कहती है कि अभी सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी भी चिड़िया तिनका ले जाकर घोंसला बनाने की तैयारी में है। अभी भी अपने गंतव्य तक पहुंचने का इंतजार करने वालों के लिए रेलगाड़ियां आती हैं। अभी भी झड़ती हुई पत्तियों को संभालने वाला कोई हाथ है, अर्थात अभी भी लोग एक दूसरे की मदद के लिए तैयार हैं। अभी भी कोई कहता है जल्दी आ जाओ क्योंकि सूरज डूबने वाला है। अभी भी बूढ़ी नानी की सुनाई कथा आज भी कोई सुनाता है कि अंतरिक्ष के पार भी दुनिया है। अतः अभी सबसे कठिन समय नहीं आया है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी आती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। व्याख्या। कवयित्री के अनुसार भले ही हर तरफ अविश्वास का अंधकार छाया है, लेकिन अभी भी उनके मन में आशा की किरणें चमक रही हैं। वो कहती हैं ये सबसे मुश्किल वक्त नहीं है। अभी चिड़िया अपना घोंसला बुनने के लिए तिनके जमा कर रही है। वृक्ष से गिरती पत्ती को थामने के लिए कोई हाथ अभी मौजूद है। अभी भी अपनी मंजिल तक पहुंचने का इंतजार कर रहे यात्रियों को उनकी मंजिल तक ले जाने वाली गाड़ी आती है। शब्दार्थ। कठिन, मुश्किल, तिनका, लकड़ी का छोटा टुकड़ा, झड़ती, गिरना, थामने, पकड़ना, रेलगाड़ी, ट्रेन, गंतव्य, जिस स्थान पर पहुंचना होता है, प्रतीक्षा, इंतजार। अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। व्याख्या। कवयित्री ने निराशा से भरे इस संसार में भी आशा का दामन थाम रखा है। तभी वो इन पंक्तियों में कहती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। आज भी कोई घर पर किसी का इंतजार करता है और सूरज डूबने से पहले उसे घर बुलाता है। जब तक इस दुनिया में दादी नानी की सुनाई दिलचस्प कहानियां गूंजती रहेंगी, तब तक ये दुनिया बसी रहेगी और सबसे बुरा वक्त नहीं आएगा। शब्दार्थ। वक्त, समय, कथा, कहानी, आखिरी, अंतिम, हिस्सा, भाग, सदियों, पुराने समय से, तमाम, बहुत सारे, अंतरिक्ष, ब्रह्मांड, खबर, समाचार। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1। यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर। यह कठिन समय नहीं है। इस बात को बताने के लिए कविता में निम्न तर्क दिए गए हैं। अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है। अभी भी एक हाथ पेड़ से गिरती पत्ती को थामने के लिए मौजूद है। अभी भी रेलगाड़ी लोगों को उनकी मंजिल तक लेकर जाती है। कोई किसी को सूरज डूबने से पहले घर आने को कह रहा है।
अभी भी बूढ़ी नानी की अंतरिक्ष वाली कहानी सबको सुनाई जाती है। प्रश्न 2। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी? लिखिए। उत्तर। चिड़िया तिनकों का घोंसला बनाती है ताकि उसमें वो और उसका परिवार आराम से रह सके। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में इसलिए है ताकि वो जल्दी से अपने परिवार के लिए घोंसला बना सके। प्रश्न 3। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। उत्तर। निम्न वाक्यों में हमें बिना रुके निरंतर चलने वाले किसी कार्य का भाव नजर आ रहा है। अभी भी बच्चे स्कूल जाते हैं। अभी भी माँ प्यार से बच्चों को खाना खिलाती है। अभी भी वो दौड़ने जाता है। कुछ अन्य प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। कविता और कवयित्री का नाम लिखिए। उत्तर। यह सबसे कठिन समय नहीं नामक कविता जया जादवानी द्वारा रचित की गई है। प्रश्न 2। यह सबसे कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कवयित्री ने उड़ने को तैयार तथा चोंच में तिनका दबाए चिड़िया का उदाहरण क्यों दिया है? उत्तर। कवयित्री ने चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार चिड़िया का उदाहरण इसलिए दिया है क्योंकि कठिन समय होने पर पशु पक्षियों को भी आश्रय नहीं मिल पाता है। प्रश्न 3। बूढ़ी नानी सदियों से कहानियां क्यों सुनाया करती होगी? उत्तर। बूढ़ी नानी द्वारा सदियों से कहानियां सुनाने के पीछे कई उद्देश्य हैं। पहला तो यह कि बच्चों का स्वस्थ मनोरंजन होता है, वे शरारतें भूलकर शांत हो जाते हैं। दूसरा यह कि उन्हें जीवन की अनेक शिक्षाप्रद बातों का ज्ञान होता है। मूल्यांकन। पहाड़ से ऊंचा आदमी। अपनी मेहनत से पहाड़ को हिला देने वाले दशरथ माझी वर्ष 1966 की किसी अल सुबह जब छेनी हथौड़ा लेकर अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचे तो बहुत कम लोगों को इस बात का पता था कि इस शख्स ने अपने दिल में क्या ठान लिया है। मजदूरी और कभी कभार इधर उधर काम करने वाले दशरथ माझी ने जब पहाड़ पर छेनी हथौड़ा चलाना शुरू किया तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए ही नहीं, गांव के लोगों के लिए भी वह एक हंसी के पात्र बन गए थे। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि दशरथ को पहाड़ चीरने की धुन सवार हुई? दशरथ की पत्नी की तबीयत खराब होने पर उसे अस्पताल ले जाने के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया था। उन्हें लगा कि पहाड़ के बीच में से कोई रास्ता होता तो मैं अपनी पत्नी को समय पर अस्पताल ले जाता और उसका इलाज करा पाता। दशरथ माझी जीवन संगिनी फाल्गुनी देवी का समय पर इलाज न करा पाने से उसे खो चुके थे। तब पत्नी की असामयिक मौत से उपजे प्रचंड दुख को एक नई संकल्प शक्ति में तब्दील कर दिया। दशरथ माझी ने शायद शेष गांव के निवासियों के मन में दबी इस छोटी सी हसरत को अपनी जिंदगी का मिशन बना डाला। 5-6 साल तक दशरथ अकेले ही मेहनत करते रहे। धीरे धीरे और लोग भी जुड़ते गए। वहां एक दान पात्र भी रखा गया था जिसमें लोग चंदा डाल देते थे। कई लोग अपने घर से अनाज भी दे देते थे। धुन के पक्के दशरथ की अथक मेहनत से 22 साल बाद उस पहाड़ से एक रास्ता दूसरे गांव तक निकल आया। आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि गल्लोर से वजीरगंज जाने की 80 किलोमीटर की दूरी को 13 किलोमीटर ला दिया। अपने जीवन का फलसफा बयान करते हुए उन्होंने एक पत्रकार को शायद इसलिए बताया था कि पहाड़ मुझे
उतना ऊंचा कभी नहीं लगा जितना लोग बताते हैं। मनुष्य से ज्यादा ऊंचा कोई नहीं होता।